बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि जानदारों के अंदर सेल्स और टिश्यूज़ और आर्गन किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि जानदारों मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम दे सकें। तो जब हम जानदारों को मुताला करते हैं तो हमें 3 तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ज़हन में आती है। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और वो एक ही सेल इनकी ज़िंदगी का जुज़ होता है और उसी एक सेल के अंदर होने वाली सरगर्मियाँ ही इनकी ज़िंदगी होती हैं। जैसा कि हमारे पास अमीबा, पैरामेशियम और जुगलीना की मिसाल है कि ये पानी में रहने वाले छोटे छोटे जानदार जो कि एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेल जो होते हैं वो हमारे पास मज़ीद 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास सेल होते हैं प्रोकैरियोट और दूसरे यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट ऐसे सेल्स होते हैं जिनका जिस्म जो है वो ऐसे सेल पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता और डीएनए का एक गुच्छा जो है वो पाया जाता है और उनके अंदर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं और बाकी उनके अंदर लिक्विड यानी प्रोटोप्लाज्म होता है और गिर्द सेल मेम्ब्रेन और उसके इर्द गिर्द एक सेल वॉल होती है। तो ऐसे सेल जो है इन सेल पर मुश्तमिल दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया ये ऐसे जानदार हैं जो कि इस किस्म के सेल पर मुश्तमिल हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है और बाकी कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन हो। उसके बाद जब यूकैरियोट की बात करते हैं तो ये तीनों जो किस्म के जानदार की मिसाल है यहाँ पर ये तीनों यूकैरियोट सेल पर मुश्तमिल हैं। इसमें बाकायदा न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है और अंदर जो है बहुत से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है या उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो उसके साथ साथ वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स के अलावा इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऐसी तमाम चीज़ें जिनको रिक्वायर्ड होती हैं वो मौजूद होती हैं। लेकिन ये जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं यानी इनकी जो पूरा जिस्म है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है। उसके बाद दूसरी तरह के हमारे पास जो जानदार हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो सेल्स की एक तरतीब है और उससे बनने वाले जो जानदार हैं उनको हम कहते हैं कॉलोनियल जानदार या ऐसे जानदार जिनमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो उसकी मिसाल हमारे पास एक एलगी है जो कि सब्ज रंग का होता है, वॉलवॉक्स उसका नाम है। तो ये छोटे छोटे जानदार जो हैं ये वॉलवॉक्स में बहुत सारे यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं यानी ये कि जो वॉलवॉक्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो इकट्ठे मिलकर रहते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि इनमें सारे जो सेल हैं वो अपना अपना काम करते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता यानी ये आपस में मिलकर कोई भी काम सरअंजाम नहीं देते बल्कि अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। ये रहते एक ही जगह पर हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं लेकिन ग्रुप के अंदर जो है वो अपना अपना काम सरअंजाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है और ऐसे जानदार जिनमें सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं और फिर आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर आर्गन सिस्टम मिलकर एक कम्प्लेक्स किस्म का पेचीदा किस्म का जानदार बनाते हैं। जैसा कि मिसाल इंसान है, मेंढक है, सरसों का पौधा है। तो कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर में ये बेसिक डिफरेंस है, ये बुनियादी फर्क है कि कॉलोनियल जो है इनमें सेल इकट्ठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं होता, अपना अपना काम करते रहते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर जानदारों में बहुत सारे सेल मिलकर ग्रुप बनाकर इकट्ठा काम करते हैं। जैसे हमारे जिस्म में बहुत सारे आर्गन्स हैं, उनके अंदर टिश्यूज हैं वो मिलकर काम करते हैं। जैसे हमारे मसल टिश्यूज हैं तो ये सारे जो मसल के सेल्स हैं ये इकट्ठा सिकुड़ने और फैलने का काम करते हैं। या हमारे जिस्म के अंदर जैसा कि रदूत खारिज करने वाले सेल्स हैं जो कि हमारे मैदे में पाए जाते हैं तो वो भी मिलकर काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं उनका काम जो है वो किसी सेक्रीशंस को कंट्रोल करना है या सेक्रीशंस को किसी चीज़ की जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाना या काम करना है। जैसे हमारे जो पेंक्रियाज है उसके अंदर इंसुलिन खारिज होती है तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर एक केमिकल खारिज कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर शुगर को कंट्रोल किया जा सके। तो जैसा कि दिल के सेल्स जो हैं वो खून को पंप करते हैं, वो भी मस्कुलर सेल्स हैं कार्डियक किस्म के। तो इनमें बहुत सारे सेल मिलकर इकट्ठा काम करते हैं, टिश्यूज और फिर टिश्यूज मिलकर आर्गन, फिर आर्गन सिस्टम मिलकर आगे पूरा जानदार बनाते हैं। तो हमारे पास इसमें मेंढक की मिसाल है और सरसों के पौधे की मिसाल है। तो सरसों के पौधे की जब हम बात करते हैं तो सरसों का पौधा जिसको इंग्लिश में मिस्टेड प्लांट कहते हैं
और इसको सेंसी नाम जो है जो हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। और ये पौधा जो है हमारे पास सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों के शुरू में काट लिया जाता है या सर्दियों के आखिर में काट लिया जाता है। और इस पौधे की खास बात ये कि इसके जो है वो इसको बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल है, क्योंकि ये इसका साग भी हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी बीज निकाल कर आगे हम तेल भी निकालते हैं, उसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये सरसों के पौधे जो है इसमें दो तरह के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। एक ऑर्गेन होते हैं इसके वेजिटेटिव ऑर्गेन्स, ऐसे ऑर्गेन्स जो कि आगे नस्ल बढ़ाने में कोई किरदार अदा नहीं करते, जैसा कि इसकी जड़ें, शाखें और पत्ते वगैरह ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो उनका आगे इसकी सेक्सुअल में या आगे बच्चे पैदा करने में कोई आगे नए पैदा करने में कोई इसका जो है वो किरदार नहीं है। और दूसरे हमारे पास जो इसके जो फूल होते हैं, फूलों के अंदर बाकायदा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और नए नए बीज बनते हैं और फिर उसके अंदर जो है उसको हम फिर आगे नई फसल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक इसमें बड़ा जानदार है, मल्टी सेलुलर है, इसमें बाकायदा टिश्यूज होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स होते हैं, तमाम किस्म के ऑर्गेन जो होते हैं वो मेंढक में मौजूद होते हैं। इसकी वैसे जाहिर तौर पर मेंढक की गर्दन नहीं होती और इसकी पिछली टांग अगली टांगों से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। और मेंढक के अंदर तकरीबन सारे सिस्टम पाए जाते हैं और सारे टिश्यूज इसके अंदर नर्वस टिश्यूज भी होते हैं, इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं। तो तमाम किस्म के टिश्यूज जो है वो मेंढक के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसकी जो अखराज सिस्टम है इसमें कलवेका हमारे पास इसमें एक ही सुराग होता है कलवेका, जिससे ये अपने फासदबादों को खारिज करती है, उसी के ज़रिए ये बड़े पेशाब को खारिज करती है, उसी के ज़रिए ये अपने अंडों को खारिज करती है और उसी के ज़रिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो इसमें वो आखिरी सुराग यानी कि इसका आप यूँ समझ लें कि एक्सक्रेशन सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम एक ही नाली में जाकर खुलता है। उसके बाद इसकी आंखें जो होती हैं, आंखों के अंदर इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो ये पानी के अंदर होती है तो सबसे जो आखिरी लेयर है उसके अंदर से इसको नजर आता है वो शफाफ होती है। कान इसकी बिल्कुल बैरूनी तरफ नजर आते हैं, उनके अंदर जो वो टेम्पिंग मेम्ब्रेन होती है जिससे उसको जो उनके कानों की मतलब जो बैरूनी किस्म का पर्दा होता है। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर मेल और फीमेल में जो है वो उसके वादे फ़र्क पाया जाता है। यानी जो इसका मेल है उसके अंदर जो है वो बाकायदा स्पर्म डक्ट्स होती हैं, टेस्टिस होते हैं, और जो उसका फीमेल है उसके अंदर ओवरीज होती हैं, उसके अंदर जो है वो ओवरी से निकलने वाली नाली होती है, यूट्रस होती है जिसमें इसके अंडे बनते हैं। उसके अलावा इसमें सकल होती है, रीढ़ की हड्डी वाला जानदार है, क्योंकि ये जो है वो एम्फीबियंस का ग्रुप है। एम्फीबियंस जो है वो पानी के अंदर भी रहते हैं और खुश्की के अंदर भी, लेकिन ये जो जानदार है मेंढक ये पानी के अंदर अंडे देता है और इसकी मतलब लाइफ साइकिल के लिए पानी जो है वो लाजमी जुज़्व है। तो आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक, चलो नेक्स्ट लेक्चर में।